Alaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। भाई वो तमाम स्टूडेंट्स जो ई कैट की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो भाई ई कैट का टेस्ट तो अब जस्ट राउंड द कॉर्नर है, यानी कि ई कैट का राउंड नंबर 1 आपके पास स्टार्ट हो रहा है 30 मार्च से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ई कैट की तैयारी कवर कर रहे हो तो याद रखिएगा, रमजानुल मुबारक का जो महीना है इसके अंदर सोना नहीं होता, इसमें तैयारी करनी है। भाई ई कैट का राउंड नंबर 1 जस्ट सर पे खड़ा हुआ है। याद रखिएगा, रमजान के महीने को जाया नहीं करना, ये इबादत का भी महीना है और तैयारी करने का भी महीना है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा इस टाइम को जाया ना करो। ई कैट का राउंड नंबर 1 जस्ट सर पे है, मार्च के एंड के अंदर है। नस का नेट नंबर 3 5 अप्रैल को है, मार्च एंड ही समझ लो। प्याज यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 भी अप्रैल में है। अब बच्चा परेशान होता है, एफएससी को टाइम देंगे, इनको टाइम देंगे। भाई आपकी दोनों की तैयारी कवर होगी हमारे पास से, क्योंकि जब आप हमसे तैयारी कर रहे हो आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल प्रोफेसर्स का एक्सेस मिलता है, तो आपको विद इन सेकंड्स के ऊपर बात क्लियर होती है। आपकी कंप्लीट वीक पे क्लासेस होती हैं और हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको दो प्रोफेसर्स मिलते हैं। लाइव डाउट क्लासेस आपकी अलग होती हैं। तो भाई रमजान के महीने को जाया नहीं करना। मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा, आप थक जाओगे, हमारे असतज़ा इस प्लेटफॉर्म से नहीं थकेंगे। हमारे असतज़ा सुबह फजर के बाद, सहरी के बाद से क्लासेस लेना स्टार्ट करते हैं और रात तरावी के बाद तक क्लासेस कंडक्ट कर रहे होते हैं, जो भी आपके रिस्पेक्टिव बैच होते हैं उसके हिसाब से। तो आप देखोगे, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि आप थक जाओगे, हमारे असतज़ा नहीं थकेंगे मेहनत करते हुए। तो मेहनत हमेशा मिलकर की जाती है मेरा बेटा। तो मैथफ्लिक्स और पीकेएम की टीम, फिजिकोमेट्रिक्स की टीम आपके लिए स्पेशल सीरीज लेकर आ रही है यूईटी के पास पेपर्स के ऊपर, जो कि यूईटी के ऑथेंटिक पेपर्स हैं। क्योंकि बेटा यूईटी के जितने रीसेंट ईयर्स के टॉपर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल हमारे इदारे से पढ़ के जाते हैं, तो जब पढ़ के जाते हैं तो भाई अपने क्वेश्चंस को शेयर अप कर रहे होते हैं। तो उन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर ये लेक्चर सीरीज आपके लिए डिजाइन की गई है। तो भैया ई कैट का जो टेस्ट आ रहा है, याद रखिएगा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग सेक्टर की यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपके पास ई कैट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती है, जो कि यूईटी है। पंजाब की 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि कंबाइंड ई कैट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। तो ई कैट का राउंड नंबर 1 आपके पास स्टार्ट हो रहा है 30 मार्च से। 22 मार्च आपके पास एडमिट कार्ड के लिए फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आ रही है। 22 मार्च आपके पास एंड की डेट है, लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो मार्च के मिड तक लाजमी तौर के ऊपर ई कैट के टेस्ट की डेट को सेलेक्ट कर लें या फिर ई कैट के टेस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि 30 मार्च से लेकर तकरीबन 2 अप्रैल के दरमियान आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 है। तो अगर आप फर्स्ट डे सेकंड डे के ऊपर भी टेस्ट उठाते हैं तो कोई मसला नहीं है। हम आपकी इसी बेहतरीन तैयारी कवर अप करवा रहे होते हैं कि आप इंशाअल्लाह ताला ज़बरदस्त उसमें टॉप पोजीशन ले सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लाजमी तौर के ऊपर ये जहन में रखें, ई कैट के तमाम पेपर्स को भी कवर अप करना है, मगर पेपर्स बाद में आते हैं, पहले अपनी तैयारी पूरी कवर अप करनी है। इसके लिए हमारा न्यू ई कैट के लिए बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि अगर आप ई कैट को टारगेट कर रहे हैं, बाद में आप नस के नेट नंबर 4 को देते हैं, फास्ट एग्जाम को देते हैं, GIKI को देते हैं, NTS को देते हैं, तो हमारा न्यू बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम आपकी कंप्लीट लाइव क्लासेस के ऊपर, आपका क्रैश के ऊपर एक दफा कोर्स कवर अप करवाएंगे ई कैट के राउंड नंबर 1 से पहले। और साथ साथ नस के नेट नंबर 3 के लिए प्याज यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 भी अप्रैल में आ रहा है। तो भाई ईद के ऊपर आप शीर खोर खा के फारिग होगे, अभी रोजे में हो ना भाई, ईद के ऊपर शीर खोर खा के फारिग होगे, तो आपके पास ई कैट का राउंड नंबर 1 भी अवेलेबल होगा, नस का नेट नंबर 3 भी अवेलेबल होगा, प्याज का राउंड नंबर 1 भी अवेलेबल होगा। और जैसे ही आप इनसे निकलोगे, आपके एफएससी के पेपर सर पे खड़े हुए हैं। एफएससी के ए लेवल्स के पेपर से फारिग अभी होगे भी नहीं, अभी एफएससी के पेपर से आप फारिग भी नहीं होगे कि ई कैट का राउंड नंबर 2 आपके पास आ जाएगा 29 मई को, नहीं तो 1 जून को आपके पास आ रहा होगा ई कैट का राउंड नंबर 2। तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो यही टाइम है, इसी को आपको मैक्सिमाइज करना है। तो वो बच्चे जो परेशान चल रहे हैं ना, सर एफएससी की तैयारी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो भाई एफएससी आपका एप्टीट्यूड के साथ साथ वैसे ही कवर अप हो रहा होता है। पूरा साल अगर आपने टाइम नहीं दिया तो सिर्फ पेपर्स नहीं करने, तैयारी अपनी पूरी करनी है। मैं बार बार ये डिफाइन करूंगा भाई, ई कैट के अंदर अगर गौस मोहम्मद ने लास्ट ईयर पोजीशन ली थी, अगर उस्मान अहमद ने 370 का स्कोर किया था, ई कैट का टेस्ट होता है 400 नंबर का। ई कैट का जो टेस्ट होता है, याद रखिएगा, 400 नंबर का है। 100 एमसीक्यूज होती हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री या कंप्यूटर के, मैथ्स के 30 एमसीक्यूज, इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होते हैं। मगर एक एमसीक्यूज ई कैट के अंदर कैरी करता है 4 नंबर, एक एमसीक्यूज कैरी करता है 4 नंबर, ये जहन में रखिएगा। तो भाई ई कैट के अंदर इस साल से ऑनवर्ड नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मगर एक बड़े मजे की अगर मैं आपको बात बताऊं ना, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस दफा ई कैट के राउंड जो स्प्रिंग का भी टेस्ट हुआ था ना, नेगेटिव मार्किंग उसमें भी नहीं थी, बट हमारे एक बैच के स्टूडेंट ने माशाल्लाह से 346 का स्कोर किया। अब 346 4 पे डिविजिबल नंबर नहीं है, तो भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मगर उनके सिस्टम के अंदर हो सकता है अभी भी नेगेटिव मार्किंग ऐड कर रही हो, तो इसका आपने ख्याल रखना है। क्योंकि ई कैट के स्प्रिंग के अंदर एक बच्चे ने हमारे बैच से 346 का स्कोर किया, उससे ज्यादा कभी बच्चों ने किया, मगर जिस बच्चे ने 346 का स्कोर किया ना, उसका एक क्वेश्चन था मासूम सा, सर ये नंबर मुझे मिले कैसे हैं, क्योंकि 346 तो 4 पे डिविजिबल नहीं है। सही है, तो भाई आपके पास 4 पे डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे आपकी नेगेटिव मार्किंग माइट भी पॉसिबल इंपैक्ट हुई है।
है, तो ये जहन में रखिएगा। तो ई कैट के अंदर ऑल दो इस साल ऑनवर्ड से नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मगर आपने इसका ख्याल रखना है कि आपने ज्यादा तुक्के नहीं लगाने, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, नेगेटिव मार्किंग कल को आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। मगर ई कैट ने मना किया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी उनके पेपर के अंदर। दूसरे नंबर के अंदर यूईटी के टेस्ट के अंदर प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आपको तमाम की तमाम ट्रिक्स सीखनी होती हैं। तो भाई लाइव क्लासेस के ऊपर फायदा ये मिलेगा कि आपको कंप्लीट वीक पे क्लासेस मिलेंगी, हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको दो दो पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर मिलेंगे। जहां मैथ्स के ऊपर ये बंदा है नाचीज मान लिया पढ़ा रहा होगा, वहां पे प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे होंगे। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड भी होंगे, प्रोफेसर बिलाल भी होंगे। इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम भी होंगे, तो मिस जोहा भी होंगी। इसी तरीके से केमिस्ट्री में प्रोफेसर शरियार भी होंगे और साथ साथ प्रोफेसर साद वक्कार भी होंगे। कंप्यूटर के अंदर प्रोफेसर ताहिर होंगे और साथ साथ आप लोगों को बहुत जल्द सरप्राइज मिलेगा, कंप्यूटर के ऊपर एक और टीचर भी हमारे पास इंशाअल्लाह क्लासेस का आगाज कर रहे होंगे। फिलहाल प्रोफेसर ताहिर भी मिल रहे होंगे। तो बताने का मकसद ये कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर क्रैश के ऊपर ई कैट राउंड 1 से पहले कोर्स कवर होगा और साथ साथ आपके नस के नेट नंबर 3 की तैयारी कवर होगी, साथ साथ आपकी प्यास के राउंड 1 की तैयारी कवर होगी। फिर जैसे ही ई कैट का राउंड 1 कंप्लीट होगा तो राउंड 2 की कंप्लीट तैयारी भी इसी बैच में होगी, आपको अलग फीस नहीं देनी होगी। नस के नेट नंबर 4 की तैयारी भी होगी, जीआईके की भी होगी, फास्ट यूनिवर्सिटी की भी होगी, प्यास के राउंड 2 राउंड 3 दोनों की तैयारी होगी, पीयूसीआईटी की, एनयू टेक की, पीयू आपके पास तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी कवर होगी। जो बच्चे सिंध साइड से बैठे हुए हैं, तो भाई सिंध के अंदर आपके पास मेहरान यूनिवर्सिटी है, एनईडी है, जिसका राउंड 1 भी आपके पास जस्ट आपके पास मई के अंदर आ रहा है, अप्रैल एंड के अंदर आ रहा है, तो उनकी तैयारी भी कंप्लीटली कवर करवाई जाएगी। तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर या हमारे लाइव पोर्टल्स के ऊपर कंडक्ट होती है क्लासेस, हमारी एप्लीकेशन के जरिए होती है। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी बेटा, आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आपको उसकी प्रैक्टिस शीट भी क्लासेस के अंदर सॉल्व करवाई जा रही होती है। यानी कि जो भी लाइव क्लासेस के अंदर टॉपिक कवर होगा, तो रिमेंबर दिस थिंग, उसकी प्रैक्टिस शीट भी आपको प्रोवाइड की जाती है और उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन मिलता है कि भाई, तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर आपकी प्रॉपर तैयारी भी कवर होगी, प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व होगी और साथ साथ उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसी तरीके से आपके हर वीक के ऊपर टेस्ट कंडक्ट होंगे, क्लासेस के अंदर जो भी टॉपिक कवर होगा उसका प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होगा और उन टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको उसका सेपरेट एफएलपी मिलता है। ये नहीं मजाक होता कि भाई एक ही एफएलपी प्याज में भी चल रहा है, नस्ट में भी चल रहा है, ये नहीं होता। जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेटाबेस बहुत बड़ा है, पाकिस्तान के हर जिले से, हर शहर से, हर कस्बे से अगर बच्चा आता है तो भाई वो बच्चा जब यूनिवर्सिटी में जाकर टेस्ट देता है तो हमारी आरएनडी की जो टीम है वो उन तमाम क्वेश्चन को एनालाइज करती है, उसके ऊपर आपके एफएलपी डिजाइन होते हैं। भाई नस के नेट नंबर 2 में जितनी पोजीशंस थी हमारे पास से थी, आप पाकिस्तान के किसी और इदारे के अंदर किसी ने नस के नेट नंबर 2 के टॉपर्स के बारे में नहीं डाला होगा। हमने ना सिर्फ टॉपर्स को डाला बल्कि उनके पॉडकास्ट भी डाली ताकि लोग देख सकें कि पॉडकास्ट के अंदर के बच्चे कैसे पढ़ते थे हमसे। तो भाई नस के नेट 2 के टॉपर्स हो, नेट 3 के शायद आप देखोगे, नेट 4 के आप देखोगे, तो उसके पीछे मेहनत है, उसके पीछे सिस्टम है, जो सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हम लोगों ने क्रिएट करा है। तो भाई आपके प्रॉपर्ली टेस्ट भी कंडक्ट होंगे और उस टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस आपके एफएलपीस कंडक्ट होंगे। इसके अलावा आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है लाइव डाउट क्लासेस का। यानी कि पाकिस्तान का कोई इदारा ये नॉर्मली ऑफर नहीं कर रहा होता कि भाई आप लोगों की नॉर्मल क्लासेस को तो एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है। आप किसी भी इदारे में जाओगे ना, 70,000 रुपए फीस है और वहां पे एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर है, जबकि यहां पे आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं, पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर मेरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहां पे ये है कि भाई आपको लाइव डाउट क्लासेस अलग मिलती हैं। यानी कि हमारे डाउट क्लासेस के ऊपर हर सब्जेक्ट में थर्ड प्रोफेसर होते हैं जो हर वीक के ऊपर आपकी हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट कर रहे होंगे। इसके अलावा आप लोगों के चैट सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी और हमारे स्पेशलाइज्ड पोर्टल्स के ऊपर भी। आप लोगों ने अक्सर पेशतर वीडियोस में देखा होगा, मैं बहुत दफा दिखा चुका हूं कि आप लोगों के स्पेशलाइज्ड चैट के ग्रुप्स होते हैं जहां पे आप पर्टिकुलरली अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। वहां पे जूनियर लेवल टीचर्स की टीम अवेलेबल होती है हर सब्जेक्ट के अंदर जो आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर रही होती है। इसके अलावा आप लोगों के पास कम्युनिटी थ्रेड का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि वहां पे आप सब्जेक्ट डाउट्स को रेज कर सकते हो, सब्जेक्ट डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा 24/7 आपके पास पोर्टल सपोर्ट टीम अवेलेबल होती है। इसके अलावा आपके पास एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस अवेलेबल होता है। तो वो तमाम बच्चे जो चाहते हैं उनकी ई कैट के राउंड नंबर 1 की, नस के नेट नंबर 3 की, प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड नंबर 1 की, एनईडी के राउंड 1 की और साथ साथ मेहरान के राउंड नंबर 1 की क्रैश पे तैयारी हो, या फिर और साथ में फिर राउंड नंबर 2 की तैयारी भी कवर हो, आपको अलग-अलग फीस नहीं देनी होगी, सबकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो तो तमाम की तमाम ई कैट की राउंड 1 राउंड 2 दोनों आपके डिटेल में कवर अप हो रहे होंगे। तो उसके लिए ये बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है अभी आज के दिन से, उसके अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रमजान का महीना मैं जानता हूं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो रमजान के महीने में सुस्त नहीं पड़ना, इसमें मेहनत करने का टाइम है। आइए चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर टॉप 10 एमसीक्यूज के ऊपर देखते हैं कि भैया पास पेपर्स के अंदर टॉप 10 एमसीक्यूज क्या आए हुए थे यूईटी ई कैट के।
आखिर में अगेन एक छोटी सी बात कहूंगा कि बेटा रमजान का महीना बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, इसको जाया नहीं करना, क्योंकि यही महीने का टाइम है, इसमें आपको तैयारी करनी है क्रैश के ऊपर। तो भाई आपको मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको चैलेंज देता हूं, बेटा आप थक जाओगे, हमारे इदारे के प्लेटफॉर्म के असतज़ा नहीं थकेंगे। हमारे असतज़ा सुबह सहरी के बाद से क्लासेस लेना स्टार्ट करते हैं डिफरेंट बैचेस के अंदर, और तरावियों के बाद तक प्रोफेसर आफ्ताब की अगर मैं बात करूं, अपनी बात करूं, हम तरावियों के बाद भी बैठे होते हैं ऑफिस के अंदर। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आपको मैं चैलेंज दे सकता हूं, आप थक जाओगे, हमारे असतज़ा नहीं थकेंगे, हम इतनी मेहनत करने को तैयार बैठे हुए हैं। डेट्स द रीजन कि बेटा हमारी यूटी में भी पोजीशन है, नस में भी पोजीशन, नस 2025 के रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहे भाई, नस के पुराने रिजल्ट हम नहीं चला रहे होते, नस के पुराने रिजल्ट भी हम देखते हैं इदारे चला रहे होते हैं। हमारे पास जो हाईएस्ट रिजल्ट हम 2026 के नेट 1 नेट 2 के वो चलाते हैं, उनकी पॉडकास्ट भी हमने डाली ताकि बच्चे देख सके, इंस्पायर कर सके। जीआईके की पोजीशन है, एनईटी में 131 पोजीशन है मैदान में, उसके पीछे ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो आपको हेल्प कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो आपको मदद कर रहा है। तो बेटा मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ये रमजान का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है, इसको जाया नहीं करना, सो के नहीं गुजार देना मेरा बेटा, ये आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट साल है। एक साल अगर टूर्नामेंट नहीं खेलोगे रमजान का, एक साल अगर बैठ के जिम नहीं कर लोगे भी 1-2 महीने, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस टाइम को खुदारा यूटिलाइज करो, ये टाइम बड़ा कीमती है। अगेन आई कैन चैलेंज यू, हमारे असतज़ा नहीं थकेंगे, आप थक जाओगे बेटा, हम आपको इतनी मेहनत करने को तैयार बैठे हुए हैं। खैर आज की क्लास के ऊपर मूव करेंगे, देखते हैं आज की क्लास के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा बेटा आप देखो आज की क्लास के ऊपर मूव करेंगे, और आज की क्लास के अंदर हमारे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कर्व इज सच दैट dy by dx is equal to 2x square minus का 5 if 3,8 lies on the curve then the equation of the curve is dash। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा कि भाई यहाँ पे आपको बेसिकली एक क्या गिवन है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है कि भाई एग्जामिनर आपको dy की वैल्यू भी गिवन है, देखो dy भी गिवन है और dx भी गिवन है, सही है। इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है, इक्वल टू के बाद आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 5। आगे एग्जामिनर कहते हैं उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है, तो बताइए इक्वेशन ऑफ द कर्व किसके बराबर होगी। क्योंकि हमें तमाम के तमाम जो आंसर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, आपके पास सिंपल इक्वेशन की फॉर्मेट आपको बतानी है, तो कोई मसले की बात नहीं है, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है कि पहले dy वाली टर्म्स को, y वाली टर्म्स को एक साइड पे करोगे, x वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दोगे, तो मेरा बच्चा dy का dy एडिटिस रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपके पास सिंपल 2x स्क्वायर माइनस का 5, और ये dx जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप फाइनली दोनों तरफ इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन एक दफा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, सही है ना भैया। तो dy की इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो इंटीग्रेशन और dy के दरमियान कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं होता तो बीच में क्या होता है, 1 होता है, जाहिर सी बात है भाई। तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे होते हो, वेरिएबल वहां पे आ जाएगा y का y, और यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा, 5 पे भी अप्लाई होगा, तो 2x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये आपके पास सिंपल 2 चूंकि कांस्टेंट एडिटिव आ जाएगा, और आगे x स्क्वायर के ऊपर इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक दफा आप नीचे भी तहरीर कर दोगे, सही है। फिर माइनस का साइन एडिटिव, 5 का 5, और आपके पास देखो इंटीग्रेशन जब 5 पे अप्लाई होगी, तो इंटीग्रेशन जब कभी किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होती है तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही थी वेरिएबल आ जाता है, प्लस के सी के साथ ये वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस का 5x प्लस का c। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे c की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब c की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, उसके लिए आपको ये पॉइंट गिवन है, ये जो पॉइंट गिवन था ना इसीलिए गिवन था, तो भाई इस इक्वेशन को अपने पास आप हाईलाइट कर लीजिए। अब आपको पहले तो c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से जो पॉइंट गिवन है 3,8 का, जहां पे x आ रहा है वहां पे 3 आ जाएगा, जहां पे y आ रहा है वहां पे 8 आ जाएगा, तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, y की जगह पे 8 आ गया, इक्वल टू के बाद 2 डिवाइडेड बाय 3, x की जगह पे आ जाएगा सिंपल मेरे पास 3 का 3 इंटू होल क्यूब माइनस का 5 इंटू x की जगह पे 3 आ जाएगा प्लस का c। सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर अगर हम इसको जाएं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8 का 8 इक्वल टू के बाद 2 डिवाइडेड बाय 3, और 3 का क्यूब क्या होता है भाई, 3 का क्यूब होता है 27 के बराबर। वैसे एक और शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो इस 3 से, क्योंकि 3 की पावर क्यूब आ रहा है ना, तो इस 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल यहाँ पे 9 बचेगा, और नीचे वाला 3 कट गया। नहीं तो आप बेसिक मेथड से करना चाहते हो बेसिक मेथड से कर लो, 3 का क्यूब बनेगा पहले 27, और फिर नीचे वाले 3 से बन जाएगा 3 9 0 27, बात एक ही है, कान यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो, और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 प्लस का c। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए देखो 8 का 8 एडिटिव मौजूद है, 9 इंटू 2 बराबर होता है 18 के, माइनस का 15 प्लस का c।
18 में से अगर आप 15 को माइनस करते हो तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, 18 में से जब आप 15 को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है 3 बचेगा, और ये प्लस का 3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 8 में से जब 3 निकालोगे तो जाहिर सी बात है 5 बच रहा होगा, ऐसे ही ना भैया। तो सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। ये आपके पास सी का आंसर आ गया। इसको आप वापस से अपनी इक्वेशन में डालोगे तो आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो भाई सिंपल तरीके से इस सी की वैल्यू को वापस से अपनी मेन इक्वेशन में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स क्यूब, आगे आ जाएगा माइनस का 5x और प्लस के c की जगह पे आ जाएगा c की वैल्यू 5 के बराबर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 3 x2 माइनस का 5x प्लस का 5। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर डोर इज द करेक्ट आंसर। सही है ना भैया, इस तरीके से सॉल्व हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही मजे का क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसे, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें dx भी इन्वॉल्व हो, dy भी इन्वॉल्व हो, इट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया और उसके बाद फिर c की वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट का इस्तेमाल करा तो c की वैल्यू आ गई। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई आपके पास फंक्शन fx गिवन है, फंक्शन gx गिवन है, वेयर x अप्रोचेस टू रियल पार्ट a इज कांस्टेंट, x अप्रोचेस टू रियल पार्ट दूसरे वाले फंक्शन के लिए भी है। तो कह रहा है अगर fx और gx आपस में बराबर है तो एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा, एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन आपको चाहिए। सही है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जामिनर ने कहा है कि चूंकि fx और gx आपस में बराबर है तो अगर मैं इन दोनों को आपस के अंदर इक्वल टू के बराबर लूं, इक्वेट करवाऊं एक दूसरे के बराबर में, तो ये बन जाएगा 2x माइनस का a इक्वल टू के बाद x स्क्वायर माइनस का 6 एज इट इज। अब तमाम वैल्यूज को आप एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं ताकि इसकी सॉल्विंग जरा आसान हो जाए थोड़ी सी। तो बेटा देखो अब आपने करना क्या है, सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को हम लोग एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा तमाम वैल्यूज को अगर एक साइड पर शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का a, जब यहां पर आएगा तो ऑब्वियसली प्लस का a होगा, तो माइनस का 6 एज इट इज और प्लस का a। अब आपने करना क्या है, अब हमने सिंपल तरीके से इसको तरीके से अगर मैं लिख दूं एक दफा तो ये बन गया मेरे पास x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का a माइनस का 6। सही, इसको ब्रैकेट में कर देता हूं इक्वल टू 0। ओके, अब देखो हमारे पास एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेशन करनी है आपको, वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a कैलकुलेट करनी है किसके लिए, एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज चल रहे होंगे, भाई इसका मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले के अंदर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो, क्योंकि दुनिया के अंदर जब कभी b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 होता है तो आपको हमेशा क्या मिलता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तभी हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्रिएट करा कि देखो हमारे पास यहाँ पे a क्या होता है, a कहा जाता है दुनिया के अंदर x स्क्वायर के कोफिशिएंट को। कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर, तो x स्क्वायर के साथ अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। b कहा जाता है लीनियर वेरिएबल ऑफ x के साथ लिखे गया नंबर को। तो भाई लीनियर वेरिएबल ऑफ x क्या है, यानी कि लीनियर x क्या है, इसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है इट इज -2। a और b के अलावा जो भी चीज रिमेनिंग होती है वो पूरी की पूरी c होती है। तो c की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, a माइनस के 6 के बराबर। दोबारा समझ लीजिए, दो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दिए कि भाई एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0 फर्स्ट ऑफ ऑल। अब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको a b और c चाहिए होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो लीनियर x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है। इन दोनों के अलावा जो भी चीज बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं, c कहते हैं। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे वैल्यूज को डाल दीजिए, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -2 के स्क्वायर के बराबर माइनस का 4a, a बराबर है 1 के, c बराबर होगा a माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो -2 का स्क्वायर इज 4, ये नेगेटिव का 4 a से भी मल्टीप्लाई होगा, -6 से भी होगा, तो नेगेटिव का ये बन जाएगा सिंपल नेगेटिव का 4a और -4 -6, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव का 4 इंटू 6 24 के बराबर इक्वल टू 0। नेगेटिव के 4a को वहां भेज दीजिए, तो 4 प्लस का 24 इट शुड बिकम 28, और नेगेटिव का 4a वहां पे जाएगा, प्लस का 4a बन जाएगा, 4 1 4 एंड 4 7 इज 28। तो a की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 7 के बराबर। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 के बराबर। क्वेश्चन हमारा फाइनली सिंप्लीफाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है कि भाई द रियल रूट्स ऑफ 18 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4 किसके बराबर होगा। इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट आपको बताता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन आपकी जो है ना क्विक मैथ्स के ऊपर इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये आपको सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए गिवन है। याद रखिएगा यूईटी के पेपर के अंदर आपके पास जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो कि साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश का 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। इसीलिए हम आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कवर अप करवा रहे होते हैं बैचेस के अंदर। तो मेरा बच्चा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे
टैकल आउट करोगे? इक्वेशंस के टॉपिक का क्वेश्चन है। आप सिंपल तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वायर को आप कंसीडर कर लो कि वो बराबर है किसके, टी के या जेड के बराबर कंसीडर कर लो। इससे फायदा क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 है, तो चूंकि मैंने एक एक्स स्क्वायर को टी के बराबर कंसीडर कर लिया तो टी स्क्वायर बन जाएगा। फिर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की जगह पे टी आ जाएगा, इक्वल टू के बाद 4 का 4 एज इट इज। अब अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले यहाँ पे आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के दो मेथड होते हैं, एक होता है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक होता है मल्टीप्लाई डिवीजन मेथड। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवीजन मेथड को अगर इस्तेमाल करें तो टी से मल्टीप्लाई किया, टी से डिवाइड किया। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि 18 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर एज इट इज, प्लस का टी और नीचे डिवीजन में भी टी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो अब आपके पास दोनों के नीचे सेम वैल्यू आ गई। अब फाइनली यहाँ पे जब आप, चूंकि सेम एलसीएम आ चुका है तो टी स्क्वायर एक दफा लिखा जाएगा और फाइनली ऊपर क्या आ जाएगा, 18 प्लस का टी। तो टी स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 18 प्लस का टी इक्वल टू के बाद 4 इंटू टी स्क्वायर। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कहाँ पे शिफ्ट करना है। हमेशा याद रखिएगा, इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। तो जैसे यहाँ पे 4 टी स्क्वायर यहाँ पे इस तरफ राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, तो बाकी तमाम वैल्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट हो रही होंगी। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 4 टी स्क्वायर प्लस का टी जब दूसरी तरफ आएगा माइनस का टी बन जाएगा, प्लस का 18 जब यहाँ पर आएगा तो माइनस का 18 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब फाइनली यहाँ पे मिडिल टर्म को ब्रेक कर दीजिएगा। मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकती मिडिल टर्म ब्रेक, क्योंकि बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगेन, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 4 है। सिंगल पावर वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, सिंपल -1 के बराबर, और सी यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू बराबर है नेगेटिव के 18 के। सही है ना भाई। अब इसको सिंप्लीफाई करने के ऊपर जब हम जाएंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम टी के रेफरेंस से अगर अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और नीचे डिवीजन के अंदर आ जाएगा मेरे पास 2a का 2a। अब फाइनली ये क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू नेगेटिव का b, तो b की वैल्यू -1 है तो नेगेटिव नेगेटिव ये बन गया पॉजिटिव का 1। फिर आगे हो जाएगा प्लस माइनस का साइन b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ही होगा ना यार, ये अंडर रूट के अंदर होता है b स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर इज +1 माइनस का 4a इंटू सी, तो 4 का 4 एड इज a बराबर है किसके, a बराबर है 4 के, और c बराबर है किसके, 18 के, नेगेटिव के 18 के, और नीचे डिवीजन के अंदर आएगा 2 इंटू a बराबर था 4 के। सही है। अब तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करिए फर्दर, तो ये बन गया पॉजिटिव का 1 प्लस माइनस का साइन अंडर रूट के अंदर 1 का 1 एज इट इज, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब 4 4 इज 16 और 16 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 इंटू 18 किसके बराबर होगा, वही सिंपल तरीके से 8 इंटू 6 कर दीजिए, 6 8 जर क्या होगा, तो 6 इंटू 8 किसके बराबर होगा, सिंपल तरीके से 48 के बराबर। तो 8 का 8 4 यहाँ पे कैरी, 8 1 जर 8 और 4 का इजाफा तो 12 का 12, क्रॉस का क्रॉस, अगेन 6 1 जर 6 एंड 1 1 जर इज 1, तो ये आ गया 8 का 8, 6 और 2 8 और 1 और 1 2, तो 288 के बराबर आ गया। तो 1 प्लस का 288 इज हियर एंड 4 2 जार इज 8। इसको अब आप अगर सिंप्लीफाई करें तो बन जाएगा 1 प्लस माइनस का साइन, और 288 प्लस का 1 क्या होता है बेटा, ये होता है सिंपल तरीके से 289 के बराबर, और नीचे डिवीजन में 8 का 8। अच्छा, अंडर रूट 289 क्या होता है भाई, 289 का रूट होता है 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289 के बराबर। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 1 प्लस माइनस का 17 और नीचे आ गया 8 का 8। अब इसके दो आंसर्स आ जाएंगे, एक दफा 1 प्लस का 17 तो ये बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 8, और एक दफा हो जाएगा 1 माइनस का 17 तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 16 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से अल्लाह भला करे 2 4 ज़र इज 8 एंड 2 9 ज़र इज 18, एक दफा ये हो गया 9/4 के बराबर। सही है। और हमारे पास एक दफा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 ज़र इज 8 एंड 4 4 ज़र इज 16, एक दफा हो जाएगा 4/2 के बराबर। सही है। तो आपके पास ये दो आंसर्स आ गए, यानी कि आपके पास टी की दो वैल्यूज आ रही हैं। अब जरा और से देखिएगा इसके आंसर कैसे निकाले जाएंगे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो टी की एक दफा वैल्यू आ गई 9/4 के बराबर, एक दफा वैल्यू आ गई नेगेटिव का 4/2 के बराबर। एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या कहा है, रियल रूट निकालने हैं, तो यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यू को आप यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन है, मैं आपको रीजन बता देता हूँ क्या है।
है कि देखो टी की वैल्यूज यहाँ पे आपके पास 2 आ गई, यहाँ पे आपके पास 2 टी की वैल्यूज आ गई, क्लियर है। अब चूंकि हमें मालूम है कि भाई हमने टी को क्या सपोज करवाया था एक्स स्क्वायर के बराबर, तो यानी कि अब फाइनली टी की वैल्यू अगर मेरे पास आ गई है तो टी किसके बराबर सपोज किया था, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर की एक दफा वैल्यू आई है 9/4 के बराबर और एक्स स्क्वायर की एक दफा वैल्यू आई है नेगेटिव के 4/2 के बराबर। अब जाहिर सी बात है अगर आप एक्स की वैल्यू निकालने के ऊपर जाओगे तो भाई आप एक्स स्क्वायर जो नेगेटिव वाला है उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप अंडर रूट अप्लाई करोगे दोनों तरफ तो जाहिर सी बात है रूट के अंदर नेगेटिव साइन वो आपके पास क्या हो जाएगा, आयोटा फॉर्म कर देगा, तो रियल आंसर तो नहीं रहेगा। दैट्स द रीजन कि इसको आप निगलेक्ट कर दोगे। आप खाली इसके ऊपर रूट को अप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √9 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3 और नीचे √4 इज इक्वल टू 2। तो ये पॉसिबल है, तो मेरा आंसर तभी प्लस का 3/2 और नेगेटिव का 3/2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। की बात समझ में आती है भाई ये क्या काम किया, कि देखो आपके पास टी की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू है 9/4 की और एक वैल्यू नेगेटिव का 4/2। तो भाई यहां पे आप अंडर रूट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि टी बराबर था एक्स स्क्वायर के, तो यानी कि भाई टी की वैल्यूज अगर 9/4 और नेगेटिव का 4/2 आई है ना, तो जब आप टी बराबर था एक्स स्क्वायर के, तो यानी कि आसान भाषा में एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू 9/4 और एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू नेगेटिव का 4/2 है। तो एक्स स्क्वायर की जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उस पर तो मैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकता हूं, मगर जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव वाली है उस पर स्क्वायर रूट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके पास इमेजिनरी टर्म बन जाती है। दैट्स द रीजन उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। दूसरी वाली वैल्यू पे आप स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे, स्क्वायर रूट कभी भी किसी टर्म पे अप्लाई होता है तो आपके पास 2 आंसर्स आते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, वो फिर भी आपके पास रेक्टिफाइड है, वो आपके पास रियल वैल्यूज हैं। मगर जब आयोटा आ जाए तो इट्स नॉट अ रियल वैल्यू। दैट्स द रीजन कि आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आ रहा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन फंक्शंस के टॉपिक के क्वेश्चन यूईटी के लगता है फेवरेट है भाई। कल की क्लास के अंदर भी फंक्शंस के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए थे और आज की क्लास के अंदर भी। एग्जामिनर कहता है द फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बाय वेयर एफ एक्स इज 3x प्लस का 2x अप्रोचेस ऑल द रियल नंबर्स। जबकि g के बारे में कहा जा रहा है, g जो फंक्शन है वहां पे 6 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 की वैल्यू है जब x अप्रोच कर रहा है रियल नंबर्स के ऊपर, मगर x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव का 3/2 के बराबर नहीं होगी। ओके परफेक्ट। आगे एग्जामिनर कहता है f इंटू gx बराबर है अगर 3 के, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। f इंटू gx का मतलब ये होता है कि कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट गिवन है, तो हमें कंपोजिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है यहाँ पे। मेरे प्यारे शागिर्दों, f इंटू जी एक्स की बुनियादी मुराद क्या है कि कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो हमें कंपोजिट फंक्शन के ऊपर इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व। बेटा देखो यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या है, कंपोजिट फंक्शन है कि भाई जी एक्स जो है ना एफ एक्स के पेट के अंदर है। इसका मतलब बहुत मैं आसान तरीके से समझाता हूँ कि भाई देखो gx जो है ना वो बेसिकली कहां पर है, f के अंदर मौजूद है। तो आपने करना क्या है, gx के फंक्शन को f के अंदर जहां पे भी इनपुट है वहां पे आप डाल दोगे। यानी कि भाई सिंपल तरीके से fx का जो फंक्शन था वो क्या था 3x, x क्या इनपुट है, तो वहां पे आपने इस g के फंक्शन को इनपुट कर दे रहे हैं उसका, तो ये बन जाएगा मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय सिंपल तरीके से 2x प्लस का 3 और आगे मौजूद है प्लस का 2 इक्वल टू के बाद 3 का 3। अब आप फाइनली इसको सिंप्लीफाई करवाओगे। सबसे पहले तो ये बन जाएगा 6 इंटू 3 18 के बराबर और नीचे डिवीजन में आ जाएगा सिंपल 2x प्लस का 3। प्लस के 2 को देखो जब आप वहां पे भेजोगे ना तो जाहिर सी बात है माइनस का 2 हो जाएगा और 3 माइनस का 2 बराबर होगा किसके, 1 के। अब ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मेरा बच्चा सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के बराबर। अब आप प्लस के 3 को वहां पे भेजो, नेगेटिव का 3 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 18 में से 3 निकालोगे तो 15 बनेगा, इक्वल टू के बाद 2x का 2x, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। और हमें मालूम है 2 7 जार क्या होता है 14 होता है, 2 8 जार 16 होता है, तो 15 जो है बीच का नंबर है, तो जाहिर सी बात है भाई आंसर क्या होगा 7.5 के बराबर। याद रखिएगा यूईटी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। भाई खुद सोचो ना, 2 7 जार 14 होता है, 2 8 जार 16 होता है, 15 क्या है बीच का, तो 7.5 आंसर होगा दूसरे नंबर के ऊपर। भाई ये क्विक मैथ्स है, ये आपको जल्दी जल्दी सॉल्व इजीली करनी है, तभी आपको बैचेस के अंदर हर सब्जेक्ट पे 2-2 प्रोफेसर मिल रहे हैं, ताकि एक प्रोफेसर आपको हर बैच के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल प्रोफेसर्स का एक्सेस दिया ताकि भाई आपकी मल्टीपल टाइम्स तैयारी कवर अप हो। ये चीज आपको कहीं पे यूट्यूब के तो बहुत दूर की बात है किसी इदारे में भी नहीं मिलेगी जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल प्रोफेसर्स मिल रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपके यूईटी के राउंड नंबर 1 की 100% तैयारी कवर हो सके। कुछ बच्चों को बहुत ईजी लग रहे होंगे क्वेश्चन भाई, क्योंकि आपने हमसे मुश्किल लेवल के क्वेश्चन इजीली सीखे हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है ए और आगे कहता है प्लस का ए इनवर्स, प्लस का ए इनवर्स, ए प्लस का ए इनवर्स अगर बराबर है के इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, देन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पी एंड के इज डैश। अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है कि तो भाई तुम्हारे पास जो है ना एक ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है,
कहता है इस रिलेशन को इस्तेमाल करो। तुम्हें रिलेशन गिवन है a प्लस का a इनवर्स यानी कि मैट्रिक्स का इनवर्स अगर बराबर है k कोई कांस्टेंट है इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो भाई पहले तो आप a इनवर्स निकाल लो। a इनवर्स कैसे निकाला जाता है? a इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। ऐसा ही है भैया, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकाला जाएगा? 2/2 मैट्रिक्स के अंदर एडजॉइंट होता है कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन को चेंज करते हो और नॉन डायगोनल को आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो। 0 0 आ रहे हो, करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई कर दिया। और नीचे डिवीजन के अंदर क्या होगा? भाई नीचे डिवीजन के अंदर सिंपल तरीके से क्या करोगे? डिटर्मिनेंट लोगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट होगा हमारे पास सिंपल तरीके से p माइनस के 1 के बराबर, ये बराबर होगा, सॉरी p 1 जार इज p, ये बराबर होगा आपके पास, इसका डिटर्मिनेंट बराबर होगा। डिटर्मिनेंट 2/2 का कैसे निकालते हैं? मैं डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेसिक चीज है। आप सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाओगे, p 1 जार p और 0 इंटू 0, तो ये आ जाएगा सिंपल p के बराबर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो भैया आपस में डिवाइड करवाओ इसको, तो p डिवाइडेड बाई p, ये जो नीचे वाली डिवीजन वाली वैल्यू है ना, ये तमाम एलिमेंट्स के पास जाएगी। तो p डिवाइडेड बाई p 1 के बराबर, 0 डिवाइडेड बाई p 0 रहेगा, 0 डिवाइडेड बाई p 0 रहेगा और 1 डिवाइडेड बाई p एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपको a इनवर्स की वैल्यू मिल गई। अब एग्जामिनर कह रहा था, एग्जामिनर कह रहा था कि भाई a प्लस a इनवर्स करो और इक्वल टू के इस तरफ k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो a किसके बराबर है? a आपको जो मैट्रिक्स गिवन है वो बराबर है 1 0 0 p के बराबर, प्लस का साइन a इनवर्स बराबर है किसके? 1 0, यहां पे आ गया 0 1 बाय p के बराबर, इक्वल टू के बाद k इंटू आई। k एक कांस्टेंट है, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये होता है 1 0 0 1 कहो ना। अब इन दोनों को आपस में पहले आप क्या करवा लो? ऐड करवा लो। तो भाई इन दोनों को अगर मैं आपस में ऐड करवाऊं, दो मैट्रिसेस आप सिंपल ऐड करवा सकते हो, उनका ऑर्डर सिमिलर हो, तो 1 प्लस का 1 क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 2 के बराबर। फिर 0 प्लस का 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस का 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल p प्लस का 1 बाई p। क्या आ जाएगा? p प्लस का 1 बाई p और ये k जाके तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा सिंपल k 1 जार k 0 जार इज 0, k 0 जार इज 0, k 1 जार इज k। अब फाइनली इसको कैसे सॉल्व करोगे? भाई मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। दुनिया के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी अगर दो मैट्रिक्स इक्वल टू के आमने सामने आ जाएं तो उनके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो भी एक दूसरे के बराबर कंसीडर किए जा सकते हैं। तो सिंपल तरीके से यानी कि 2 आ जाएगा बराबर किसके? k के। 0 के सामने 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, और 0 के सामने फिर 0 आ रहा है। देखो 2 के सामने क्या आ रहा है? k, तो 2 इज इक्वल टू k हो गया। 0 के सामने 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली 0 के सामने 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, मगर इनको लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p प्लस का 1 बाई p बराबर आ गया किसके? k के। तो आपको k की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई 2 के बराबर, सही है। तो k की वैल्यू 2 खाली आपको ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में मिल रही है। खैर अच्छा भाई, तो k की वैल्यू 2 आ गई, तो उसको यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, तो ये बन गया p प्लस का 1 बाई p और k की जगह पे चूंकि ऊपर वाली इक्वेशन से आपको k की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई, वो 2 के बराबर है। अब इसको बैठ के सिंप्लीफाई करवा लो भैया, क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से अच्छा अभी भी दो तरीके सॉल्व करने के। दो तरीके कैसे हैं? आपको जो p की जो वैल्यू गिवन है, जाहिर सी बात है या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी या ये होगी, तो हिट एंड ट्राई मेथड पे अप्लाई करके चेक कर लो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर कहाँ आ रही है। नहीं तो आप खुद से सॉल्व कर लो इसको। आप सिंपल यहाँ पे एलसीएम लो, तो नीचे आ जाएगा सिंपल p, इधर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू के बाद 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास p स्क्वायर प्लस का 1, p यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2p बन गया। तमाम एक जैसी वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो। तो ये बेटा अब क्या करोगे? अब सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा किसके बराबर? प्लस का 2p जब यहाँ पर आएगा तो ऑब्वियसली माइनस का 2p बन जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0 एज इट इज। अब दो तरीके हैं भाई, एक तरीका तो एक हिडन टर्म मेथड को अप्लाई कर लो, दूसरा तरीका क्या है? सिंपल यहाँ पे मिडिल टर्म को ब्रेक कर दो। मिडिल टर्म ब्रेक करने का मेथड क्या होता है कि आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, तो देखो p स्क्वायर को यानी कि 1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आता है 1 के बराबर। अब इस आंसर को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि बीच की वैल्यू बने, तो भाई क्या होगा? -1 बीच की वैल्यू नेगेटिव का 2 बन जाएगी, और वापस से जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस से वो आंसर आना चाहिए 1, आ रहा है, तो इसका मतलब आपने सही काम किया। तो ये बन गया p स्क्वायर माइनस का p प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहां से आप p कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा p माइनस का 1, यहां से -1 कॉमन ले लो तो अगेन ब्रैकेट में क्या आएगा? p माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ जाएगा आपके पास p माइनस का 1 इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर भी p माइनस का 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो p की वैल्यू पॉजिटिव का 1 आ रही है, तो आपका +1 और 2 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे भाई। अब इसी स्टेप के ऊपर जो है ना
वन या नेगेटिव वन डाल के चेक कर लेते किसके ऊपर आपको 2 मिल रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर होता, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते, कोई मसला थोड़ी है उसके अंदर। क्लियर है भाई? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग। एग्जामिनर कहता है कि भाई डिटर्मिनेंट बताइए, आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स है। अब 3/3 के मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट लेने की शॉर्टकट भी होती है, मगर मैं रिकमेंड करता हूँ कि 3/3 का नॉर्मल डिटर्मिनेंट निकाल लो, आसान चीज़ें, कोई मुश्किल काम नहीं है। 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे मेरा बेटा? 3/3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए आ रहा है, तो भाई डिटर्मिनेंट लेने का तरीकेकार क्या होता है, जो बच्चे लेवल्स बैकग्राउंड के आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने हो सकता है ना पढ़ा हो, मगर बेटा हमारे बैचेस के अंदर हमें मालूम होता है कि ए लेवल्स का बच्चा भी कहाँ पे वीक है, प्री मेडिकल का बच्चा कहाँ पे वीक है, तो हर चीज़ आपको बेसिक लेवल से सिखाई जा रही होती है। तो आपको ओरिजिनल मेथड डिटर्मिनेंट लेने का सिखाया जाता है। कैसे लोगे मेरा बेटा? 3/3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने का तरीका होता है, फर्स्ट रॉ को कंसीडर करो, फर्स्ट रॉ को जो पहला एलिमेंट आ रहा है उसको लिखो। अब ये एलिमेंट जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, कॉलम कहते हैं वर्टिकल लाइन को, रॉ कहते हैं आपकी लेटी हुई लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को, आसान भाषा में, सही है। तो ये जो पहला एलिमेंट है ना, जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सबको इग्नोर कर दो, बाकी के 4 नंबर लिखो। तो ये आ गया 4, नेगेटिव का 3 आयोटा, इधर भी नेगेटिव का 3 आयोटा, इधर आ गया 4। अब देखो, आप जब कभी मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो पहला एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, अब दूसरा एलिमेंट हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, सही है। अब फर्स्ट रॉ का जो सेकंड एलिमेंट होगा ना, उसकी जो भी वैल्यू, अभी उसको इग्नोर कर दो, नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, उसको इग्नोर कर दो, वो हमेशा नेगेटिव में लिया जाएगा, सही है। और यहाँ पे देखो, अब फर्स्ट रॉ के सेकंड एलिमेंट की इटसेल्फ वैल्यू क्या है, -3 है। अब ये जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सबको इग्नोर कर दो, बाकी के 4 नंबर 0 0 -3 आयोटा, और यहाँ पे आ गया 4। अब देखो, लास्ट एलिमेंट प्लस लिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, जब आप पहली रॉ का पहला एलिमेंट लेते हो पॉजिटिव फॉर्मेट पे लेते हो, दूसरा एलिमेंट नेगेटिव फॉर्मेट पे लेते हो, इटसेल्फ ये डिटरमिनेंट का नेगेटिव होता है, सही है ना। अच्छा, फिर तीसरा एलिमेंट पॉजिटिव लेते हो, फिर अगला अगर लेना होता है, अगर मैं सेकंड रॉ से एक्सपेंड करवाता, लोगों को ये बात मालूम नहीं होती कि भाई आप किसी भी रॉ से एक्सपेंड करवा सकते हो, अगर सेकंड एलिमेंट एक्सपेंड करवाता हो नेगेटिव पे होता है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, थर्ड रॉ के अंदर फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन, सही है। तो आप किसी भी रॉ से वैसे एक्सपेंड कर सकते हो, बट नॉर्मली हमारे जो करिकुलम होता है उसके अंदर अक्सर टीचर्स फर्स्ट रॉ से एक्सपेंड करवा रहे होते हैं। खैर, अब देखो, मैंने जो ये लास्ट एलिमेंट लिया है कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव में लिया जाएगा, तो पॉजिटिव में लिया, इसकी इटसेल्फ वैल्यू नेगेटिव है, तो भाई ये परेशान मत हो जाइएगा सर ये तो नेगेटिव है, मगर भाई इटसेल्फ इसकी जो भी वैल्यू हो, प्लस हो माइनस हो, आपको उससे कंसर्न नहीं है, वो तो आप प्लस माइनस करके चेक कर लोगे। मगर आपने ये जो नेगेटिव साइन होता है ना, ये आपके डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले का होता है कि भाई पहला एलिमेंट प्लस में लेना है, दूसरा नेगेटिव में लेना है, तीसरा फिर पॉजिटिव में लेना है, फिर चौथा आप नेगेटिव में लोगे, फिर पांचवा पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, सो ऑन। तो यहाँ पे इसकी इटसेल्फ जो वैल्यू है वो एडिट लोगे भाई, सही है ना। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सर यहाँ पे तो आपने कहा कि भैया पॉजिटिव में लेना या नेगेटिव का 6 है, तो भाई आप ये जो प्लस का साइन है डिटरमिनेंट के फॉर्मूले का है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, सही है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब आप फर्स्ट रॉ के किसी भी एलिमेंट को एक्सपेंड करवाते हो तो पहला एलिमेंट जो होता है हमेशा पॉजिटिव फॉर्मेट पे होता है, ये पॉजिटिव साइन डिटरमिनेंट का है, फिर नेगेटिव साइन होगा सेकंड एलिमेंट के रेफरेंस से एक्सपेंड करवाओगे, ये डिटरमिनेंट का नेगेटिव है, फिर थर्ड एलिमेंट का पॉजिटिव साइन होगा, ये डिटरमिनेंट का पॉजिटिव साइन है। अच्छा, अब ये थर्ड एलिमेंट जिस कॉलम जिस रॉ में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर, तो इट शुड बिकम 0 0 4 और नेगेटिव का 3 आयोटा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करने के ऊपर जाइए, तो ये बन जाएगा 1 का 1, 4 4 16, ये माइनस का साइन फॉर्मूले का होता है, नेगेटिव का 3 आयोटा, जब नेगेटिव 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 3 3 9 आयोटा स्क्वायर, 3 3 इज 9 आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और यहाँ पे 4 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू नेगेटिव 3 आयोटा भी 0 हो जाएगा, सही है। और फिर यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस का 6 आ जाएगा, और यहाँ पे भी देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिंपल हो गया है। तो ये भी पूरी टर्म 0 हो गई, ये भी पूरी टर्म 0 हो गई। तो फाइनली मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास आ रहा है 16 माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है मेरा बच्चा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया 16 प्लस का 9, तो 16 प्लस का 9 बराबर होता है 25 के। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, डी फॉर डोर, डी फॉर डैश, डी फॉर डोर डैश, आपके पास आंसर आ गया 25 के बराबर। क्लियर है भाई, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। भाई क्या मुश्किल चीज है मुझे बताइए इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें कहता है कि भाई ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, कहता है कि भाई आपके पास इफ 2x प्लस का 1। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर यहां पे कहता है इफ 2x प्लस 1 होल पावर n इंटू 2x माइनस का 1, यानी कि एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन बेसिकली गिवन है 2x प्लस के 1 की होल पावर के अंदर n इंटू 2x माइनस का 1 इक्वल टू के बाद आपसे कहा जा रहा है कि मौजूद है 2x प्लस का 1, और साथ ही मेरे पास लिखा हुआ क्या आ रहा है, मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है सिंपल 4x स्क्वायर माइनस का 1।
तो एग्जामिनर कहता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, यानी कि तमाम की तमाम एक्स की वैल्यूज के लिए आपको सिंप्लीफाई अगर आप करते हो तो बताइए एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीकेकार हम अपना सकते हैं कि अगर मैं इसको ओपन करूं, भाई 4x स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब है 4x स्क्वायर का मतलब है सिंपल 2x का होल स्क्वायर, और 1 के ऊपर स्क्वायर हो ना हो 1 को फर्क नहीं पड़ता है भाई। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल 2x प्लस का 1 एज इट इज, ब्रैकेट का ब्रैकेट, और यहाँ पे बेसिकली हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस टर्म के ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा आपके पास एक दफा 2x प्लस 1 और एक दफा ये बन जाएगा 2x माइनस का 1। तो 2x प्लस 1 चूंकि दो दफा आ रहा है तो उसको आप एक दफा एडिट लिख दो, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस का 1। अब आप इसको अगर अपनी लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करवाओ तो भाई यहाँ पे देखो आपके पास फाइनली 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 1, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी। मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल है इक्वल टू के आमने सामने अगर दो वैल्यूज बराबर आ जाए तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, वो भी आपस में बराबर होती हैं, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी फॉर डोर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है द एक्सप्रेशन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बताइए किसके बराबर होगा। अब देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है, इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। अब ये बड़ी मजे की कॉन्सेप्ट है भैया, कैसे कि देखो हमें ये बात मालूम है कि लेट सपोज किसी भी नंबर के ऊपर जब फैक्टोरियल आता है तो इसका मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 और 5 से पहले के जितने प्रीसीडिंग नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। लेट सपोज कहीं पे अगर 7 फैक्टोरियल आ जाए तो इसका मतलब होता है 7 से लेके जितने भी पुराने नंबर्स आ रहे हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और चलता जाएगा। अगर आप चाहो तो कहीं पे इसको स्टॉप भी कर सकते हो, कैसे कि लेट सपोज अगर कहीं पे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आप इसको स्टॉप कैसे कर सकते हो, अगर मैं 4 पे रोकना चाहूं तो 4 पे जाके स्टॉप करो और साथ में फैक्टोरियल का सिंबल लगा दो, ताकि इसका मतलब ये होता है कि भाई ये फर्दर आगे एक्सपेंड हो सकता है। सिमिलरली जब कभी वेरिएबल में फैक्टोरियल आता है सेम प्रोसीजर वहां पे अप्लाई होता है। जैसे कहीं पे अगर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि भाई n से लेके पुरानी वैल्यूज पीछे बैक साइड पे आप जाओगे, तो यानी कि एक दफा ओरिजिनल टर्म को लिखोगे, फिर उसमें से 1 माइनस करोगे, फिर उसमें से 2 माइनस करोगे, फिर उसमें से 3 माइनस करोगे और ये चलता जाएगा, और जहां रोकना चाहो वहां पे फैक्टोरियल का सिंबल लगा के रोक सकते हो। सिमिलरली कहीं पे लिखा हुआ आ जाए लेट सपोज n माइनस का 1 फैक्टोरियल, तो इसके अंदर भी लॉजिक वही अप्लाई हो रही है कि एक दफा आपने अपने ओरिजिनल टर्म को लिखना है, फिर उसमें से 1 माइनस करना है, फिर 2 माइनस करने हैं, फिर 3 माइनस करने हैं, फिर 4 माइनस करने, चलता जाता है एंड तक। तो जब वेरिएबल के ऊपर फैक्टोरियल होता है ना तो आपको नहीं पता होता कहां तक रुकना है, तो उसका तरीकेकार क्या होता है कि भाई आप एक दफा अपने ओरिजिनल टर्म को लिखोगे, फिर उसमें से 1 माइनस करके लिखोगे, फिर उसमें से 2 माइनस करके लिखोगे, सही है, तो ये चलता जाता है इस तरीके से सो ऑन। तो जहां रोकना चाहो वहां पे फैक्टोरियल का सिंबल लगा के रोक सकते हो। तो अब देखो अगर मेरे पास जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो ऊपर मेरे पास क्या है, ऊपर मेरे पास आ रहा है n माइनस का 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस का 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लॉजिक अप्लाई करें, सेम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं भाई। हम कहते हैं कि अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं n फैक्टोरियल को अगर ओपन करने के ऊपर जाऊं तो n फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मेरे पास n इंटू n माइनस के 1 के बराबर, और फिर यहां पे ले जाके उसको रोक देंगे, सही है। तो मैं इसको यहां इस्तेमाल करता हूं। इससे अब मैं ओपन करने के ऊपर जाता हूं, यानी कि ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर मौजूद है मेरे पास n माइनस का 1 फैक्टोरियल और आगे मौजूद था n माइनस का 2 फैक्टोरियल, सही है। और नीचे डिवीजन के अंदर क्या है, नीचे n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर आ रहा है, तो n फैक्टोरियल की जगह पे अगर मैं इसको यहां तक ओपन करवाऊं, अगर मैं इसको फिलहाल यहां तक ओपन करवाऊं बस, तो ये बन जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस के 1 फैक्टोरियल और बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो भाई, ये जो स्क्वायर आ रहा है ना ये स्क्वायर n पे भी अप्लाई होगा और ये n माइनस के 1 फैक्टोरियल के ऊपर भी अप्लाई होगा। इट्स अ वेरी बेसिक मैथमेटिक्स। तो हम यहाँ पे सेम काम करते हैं। तो भाई ये ऊपर बन गया मेरे पास n माइनस का 1 फैक्टोरियल एज इट इज इंटू n माइनस का 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n माइनस के 1 के फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ऐसे ही है ना भैया। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि एक स्क्वायर से n माइनस का 1 फैक्टोरियल तो कट गया, सही है। अब आपके पास क्या क्या वैल्यूज बच गई, ऊपर आपके पास बच गया n माइनस का 2 फैक्टोरियल और नीचे एक मेरे पास n स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे आगे आ रहा है n माइनस का 1 फैक्टोरियल।
तो अब देखो बेटा इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। कभी भी अगर आपके पास ऊपर भी फैक्टोरियल आ रहा हो नीचे भी फैक्टोरियल आ रहा हो तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा एक्सपेंड होती है, क्योंकि भाई फैक्टोरियल जब ओपन होता है तो एक दफा ओरिजिनल वैल्यू आती है, फिर उसमें से एक माइनस, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम एंड सो ऑन। तो भाई जब भी आपके पास ऊपर भी फैक्टोरियल हो नीचे भी फैक्टोरियल तो हमेशा आप बड़ी वैल्यू को क्या करते हो, एक्सपेंड करते हो। तो ऊपर देखो जैसे कि n-2 फैक्टोरियल आ रहा है, ये n-2 ये छोटी वैल्यू है, नीचे क्या आ रहा है n स्क्वायर इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये बड़ी वैल्यू है। तो इसको मैं एक्सपेंड करवाऊंगा। कैसे एक्सपेंड करवाओगे, इस फैक्टोरियल को ओपन करवाओगे तो एक दफा ये ओरिजिनल वैल्यू लिखी जाएगी, फिर इसमें से एक माइनस करके लिखोगे, सही है, और यहीं पे स्टॉप कर दो क्योंकि -1 -1 -2 बन जाएगा ना, तो इससे फाइनली ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास ये अल्टीमेटली क्या बन गया, ये आपके पास नीचे आ गया 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n-1, और इसको अगर तरीके से लिखो तो ये बन जाएगा n स्क्वायर इंटू n का क्यूब माइनस का n स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टोरियल वाला है, बहुत पेपर्स के अंदर आता है। मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूं। लेट सपोज अगर कहीं पे लिखा हुआ है n-2 फैक्टोरियल और नीचे लिखा हुआ है लेट सपोज n-3 फैक्टोरियल, इनको सॉल्व करना है। तो भाई फैक्टोरियल को ओपन कैसे करते हो, जो भी इसमें से बड़ी वैल्यू आ रही है n-2 या n-3 में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, भाई माइनस के अंदर बड़ी वैल्यू लेसर वाली होती है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे n-2 बड़ी वैल्यू है तो इसको मैं ले लूंगा। तो इसको ओपन करवाओगे कैसे कि भाई फैक्टोरियल जब एक्सपेंड होता है एक दफा ओरिजिनल वैल्यू लिखी जाती है, फिर इसमें से एक माइनस करोगे तो -2 -1 माइनस का 3 बन जाएगा इंटू फैक्टोरियल। नीचे आ रहा है सिंपल n-3 फैक्टोरियल, इससे टर्म कैंसिल आउट हो गई तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल n-2 के बराबर। क्लियर है मेरा बच्चा, ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो रहा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर कि यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम 2.02 की होल पावर 4 अप्रॉक्सीमेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, खाली 2 डेसिमल के लिए सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपल तरीके से यहाँ पे लॉजिक का इस्तेमाल करोगे। लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक ये है कि देखो 2.02 की पावर क्या है 4 है, तो पहले नंबर के ऊपर तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। कैसे कि भाई अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, ऐसे है ना भाई, 2 कॉमन ले सकते हो आप। तो अगर मैं यहाँ से, मुझे क्वेश्चन गिवन है 2.02 की होल पावर के अंदर 4, तो अगर मैं चाहूं तो यहां से 2 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1.02, 0 डिवाइड बाय 2 खत्म हो जाएगा, और सॉरी 1.01, सही है। और होल पावर के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 का 4 एज इट इज बाहर मौजूद है। तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 की पावर 4 बन जाएगा, 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 के ऊपर भी 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1.01 की होल पावर के अंदर 4, सही है। 2 की पावर 4 बराबर होता है 16 के, और फाइनली यहाँ पे क्या आ रहा है 1.01 की होल पावर में 4। अब एग्जामिनर को चालाकी पता थी, उसको उसमें सारे आंसर 16 करके गिवन है, कोई मसले की बात नहीं है। अब यहाँ पे आप बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करोगे 1.01 की होल पावर 4 के ऊपर। कैसे कि 1.01 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 प्लस का 0.01, सही है। होल पावर में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो आपका जो a है ये बराबर है 1 के, आपका जो b है ये बराबर है 0.01 के, और पावर में क्या आ रहा है, पावर में आ रहा है आपके पास 4, तो 4 आपके पास n के बराबर आ रहा है। अब देखो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला वैसे तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 के लिए वैसे ही याद है, 1 प्लस 4x समथिंग के बराबर होगा आपके पास, मगर अगेन सॉल्व करने के लिए आप सिंपल बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला हमारे पास एक्चुअल बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके पास n कॉम्बिनेशन 0, a की पावर के अंदर n माइनस का 0, फिर b की पावर के अंदर 0 होता है, फिर आगे आपके पास होगा n कॉम्बिनेशन 1, a की पावर के अंदर n माइनस का 1 इंटू b की पावर के अंदर 1। अच्छा आगे जाने की जरूरत नहीं, उसने बोला 2 डेसिमल प्लेसेस तक खाली सॉल्व करो, तो उसको इतना फर्दर आगे लेके जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो n कॉम्बिनेशन 0 क्या हो जाएगा, ये 4 कॉम्बिनेशन 0 1 के बराबर ही होगा, और a क्या है 1 की पावर के अंदर 4 माइनस का 0, और b की पावर 0 1 ही होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर n कॉम्बिनेशन 1 यानी कि 4 कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगा, a बराबर है 1 के, 4 माइनस का 1 3, और b बराबर है मेरे पास इसके 0.01 के। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो, मैंने जानबूझ के पावर 4 तक अप्लाई नहीं करा क्योंकि भैया उसने खुद कहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर आपको बताना है, तो आपको इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसी पे मिल जाएगा। 4 कॉम्बिनेशन 0 आपके पास 1 होता है, तो ये तो आपके पास 1 ही आ गया, प्लस का साइन 4 कॉम्बिनेशन 1 क्या होगा भाई, 4 कॉम्बिनेशन 1 बराबर होता है 4 के, सही है। और इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 0.01 के साथ। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवाओगे, कैसे करवाओगे कि देखो 0.01 को अगर मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा, 4 1 जार 4, 4 0 जार 0, 4 0 जार 0, तो 0.04 बन गया। इसको अगर आप 1 पे ऐड करो तो बन जाएगा 1.04 के बराबर, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इसको अब आपने फाइनली करना क्या है, हमने 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, 16 इंटू 1.04 आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बेसिकली ये 1.04 क्या हो जाएगा, 16 से जाके मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 4 6 जार 24
का 4 2 कैरी, 6 0 जार 0, 2 का 2 आ गया, 6 1 जार 6 का 6, फिर क्रॉस का क्रॉस 4 1 जार 4 हो जाएगा, 1 0 जार 0 हो जाएगा, 1 1 जार 1 हो जाएगा। तो 4 का 4, 4 और 2 6, 6 का 6, 1 का 1। चूंकि देखो दो नंबर्स जब कभी आपस में डेसिमल प्लेस नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। अक्सर लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर 1.04 को 16 से मल्टीप्लाई कैसे किया? आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, बेसिक, जिस तरह डबल मल्टीप्लिकेशन करते हो, आखिर में डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल कैसे लगाते हैं कि देखो जो जितने नंबर्स में डेसिमल आ रहा है उसको काउंट करो। पहला जो नंबर इसमें डेसिमल आ रहा है, कितने डिजिट पहले आ रहा है? 2 डिजिट पहले डेसिमल आ रहा है, और दूसरे नंबर में कोई डेसिमल नहीं है, तो आपने करना है क्या, यानी कि 2 डिजिट पहले डेसिमल आ रहा है आपके पास, तो आंसर के अंदर राइट हैंड साइड से 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा लोगे, तो आंसर क्या होगा? परफेक्ट आंसर 16.64 के बराबर होगा। सही है ना? ये बेसिक ट्रिक होती है भैया, ये बेसिक ट्रिक है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अच्छा भाई, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? फाइनली सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द आइडेंटिटी इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस का साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और ये किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ कॉट एक्स के, 2 टाइम्स ऑफ टेंजन एक्स के, 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स के, 2 टेंजन एक्स के। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, एलसीएम लेना स्टार्ट कर देंगे, बहुत लंबा काम हो जाएगा। लिटरली ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है। सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है, कभी भी आपके पास एप्टीट्यूड के अंदर अगर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का या ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन कोई आ जाए, तो सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि आप कोई भी एक एंगल सपोज करो, एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू आसान हो याद रखना। जैसे कि भाई लेट सपोज मुझे मालूम है कि भैया थीटा की वैल्यू मैं कंसीडर कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री। सही है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आसान एंगल ले लो साइन और कॉस के लिए। तो भाई लेट सपोज मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री के बराबर। ऐसी वैल्यू लीजिएगा जिसके अंदर आपको टेंजन कॉट साइन 30 मालूम हो क्या होता है। आपको वैसे याद होगा, बट अगर नहीं है तो ऐसी वैल्यू लो। जैसे मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले रही। अब मुझे पता है कि लेट सपोज साइन 30 बराबर होता है किसके? 1/2 के। कॉस 30 बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है √3/2 के। और टेंजन 30 बराबर होता है किसके? ये बराबर होगा आपके पास सिंपल तरीके से 1/√3 के। और कॉट 30 होता है टेंजन का रेसिप्रोकल, तो ये बराबर होगा सिंपल √3 के। सही है, मुझे ये सारी वैल्यूज याद हैं, आपको भी याद होंगी, आपको टेबल सिखाया गया होगा। अब आपने करना क्या होता है, कोई भी एक ऐसा एंगल लो जिसको आप बारी बारी पहले अपने क्वेश्चन में डालो। पहले इस एंगल के अंदर जितनी जो एंगल जो आ रहा है ना, थीटा की वैल्यू जो आपने सपोज करी है, यानी कि एक्स की वैल्यू 30 सपोज करी है, पूरे क्वेश्चन में जहां जहां एक्स आ रहा है उसको डालो, सिंप्लीफाई करो, आपके पास एक आंसर आ जाएगा, यानी कि न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर। फिर बारी बारी ऑप्शंस के अंदर सेम एंगल को डालो और देखो किस ऑप्शन के ऊपर आपको सेम आंसर मिलता है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये विद इन सेकंड पे सॉल्व करने वाली चीज है। तो अब देखो जैसे कि 1 प्लस कॉस 30, अब मुझे पता है कॉस 30 बराबर होता है किसके? √3/2 के। सिमिलरली नीचे आ जाएगा साइन 30 बराबर होता है 1/2 के। प्लस का साइन, फिर ऊपर देखो यहाँ पे साइन 30 मौजूद है, क्योंकि साइन एक्स की जगह पे एंगल मैंने 30 डिग्री सपोज किया हुआ है, तो साइन 30 बराबर होगा किसके? 1/2 के। और नीचे आ गया 1 प्लस का कॉस 30 बराबर होता है किसके? √3/2 के। एलसीएम ले लो जल्दी से। एलसीएम लोगे तो बेटा क्या बन जाएगा? इधर आ गया 2 का 2, ये 2 1 2 प्लस का √3, यहाँ पे आ जाएगा नीचे वाले 2 से, ये नीचे वाला जो 1/2 था ना, नीचे 1/2 मौजूद था, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ऊपर मौजूद है 1/2 और नीचे यहाँ पे भी एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा सिंपल 2 प्लस का √3 और नीचे 2 का 2, इस 2 से 2 कट गया, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया? ये बन गया 2 प्लस का √3 और यहाँ पे आ गया प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का √3। सही है ना भैया? ये आ गया हमारे पास। आप चाहते हो तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लो, वो ज़्यादा आसान है। आप चाहो तो भाई थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लो। कोई अच्छा कहेगा सॉरी इतना मुश्किल बन गया। भाई तुम इससे आसान करना चाहते हो तुम दूसरे तरीके से कर दो, मुझे इससे भी मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। आप कहते हो कि भाई इससे आसान तो सर थीटा की वैल्यू 45 है, थीटा की वैल्यू 45 ले लो। कॉस 45 हो गया या साइन 45 हो गया, सेम होता है √2/2 या फिर 1/√2 जिसको हम कहते हैं। और टेंजन 45 बराबर होता है 1 के, कॉट 45 भी 1 होता है, वो सपोज करके चल लो। तो अगर वो सपोज करके चलोगे तो क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास सिंपल √2 डिवाइडेड बाई 2, या फिर उसको आसान भाषा में हम क्या कहते हैं? 1/√2। सही है, ऐसे कर लो। और साइन 45 भी क्या होता है? 1/√2 प्लस का साइन 45 बराबर होता है 1/√2 के। नीचे भी क्या हो जाएगा? 1 प्लस का कॉस 45 भी बराबर होता है 1/√2 के। अगेन एलसीएम भी लोगे भाई यहाँ पे इस सूरत में भी, तो ये बन गया √2 प्लस का 1 और नीचे इसके मौजूद है √2 और होल डिवीजन में आ रहा था 1/√2, इस √2 से √2 कट गया, फिर प्लस का साइन ऊपर मौजूद है 1/√2 और नीचे भी एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा √2 प्लस का 1 और नीचे आ जाएगा √2 से √2 कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर आ गया √2 प्लस का 1 और प्लस के साइन के बाद यहाँ पर आ गया 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस का 1। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा भैया, और तो कोई तरीका नहीं है। रैशनलाइजेशन करवा लो यहाँ पे कि रैशनलाइजेशन का तरीकेकार क्या होता है।
√2 माइनस के 1 से जो भी नीचे वाली वैल्यू आ रही है सेम वैल्यू उठाओ, मिडिल टर्म को चेंज करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दीजिए। तो ये बन जाएगा आपके पास √2 + 1 एज इट इज़, प्लस का साइन, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा √2 माइनस का 1, और नीचे हो जाएगा √2 + 1, और √2 - 1 किसके बराबर होगा, a + b × a - b बराबर होगा a² - b² के। तो यहाँ पे √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा 2 बचेगा, +1 - 1 माइनस का 1, तो 2 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। तो यानी कि आपके पास सिंपल आपके पास ऊपर √2 + 1 प्लस का √2 - 1 बच रहा है, +1 से -1 कट गया, तो मेरा अल्टीमेट आंसर आ गया 2 √2 के बराबर। भाई ये बेसिक एलसीएम लिया है, मतलब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर ये क्या काम किया, भाई देखो इस स्टेप के बाद आपके पास क्या वैल्यू बची, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं मेरा बेटा। यहाँ पे देखो आपके पास √2 से नीचे वाला √2 कट गया, तो ऊपर आपके पास √2 + 1 बच रहा था, प्लस का साइन, और यहाँ पे देखो √2 से √2 कट गया, तो ये आपके पास बच रहा था 1/√2 प्लस का 1। मैथ्स के अंदर कभी भी डिवीजन में रूट अलाउ नहीं होता, तो आपने यहाँ पे रैशनलाइज करवाना है। रैशनलाइजेशन कैसे ली जाती है कि जो भी नीचे वाला रूट है ना, सेम वैल्यू को उठाओ, बस खाली मिडिल टर्म का साइन कन्वर्ट करवा के मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। तो आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे वही काम किया। तो ऊपर आपके पास आ गया √2 माइनस का 1, और नीचे √2 + 1, जब √2 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a + b × a - b a² - b², तो रूट से रूट कट गया, सिंपल आपके पास 2 माइनस का 1 बच रहा है। तो जब आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, +1 से -1 कट गया, क्योंकि दोनों के नीचे एलसीएम 1 का ही है, आपके पास आंसर आ गया √2 + √2 जो बराबर है 2 √2 के। सही है, ये आपने आंसर सेव कर लो। अब बारी बारी यहाँ पे जरा वैल्यूज डालो। भाई थीटा की वैल्यू 45 अगर मैं cot 45 बनाऊंगा, तो cot 45 क्या होता है, cot 45 बराबर होता है 1/tan 45 के, जो कि 1 ही होता है। तो यानी कि आंसर 2 आएगा, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 tan x, तो tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगेन यहाँ से भी ऑप्शन सी के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। अच्छा 2 sin x क्या होगा, 2 sin x बराबर होगा किसके, sin 45 के। sin 45 बराबर होता है किसके, 1/√2 के। मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये बन जाएगा सिंपल तरीके से हमारे पास 2 × √2, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी के अंदर लेट सपोज अगर 2 cos x लिखा हुआ होता, तो इससे भी आंसर आपका सेम नहीं आता। cos 45 बराबर होता है किसके, 1/√2 के, तो उससे भी आंसर आपका सेम नहीं आएगा, ये आ जाएगा 2/√2 के, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो √2 से अगर आप इसका एलसीएम ना भी लो, बेसिक रैशनलाइजेशन भी करवाओगे, तो उससे भी आपका आंसर सही नहीं आ रहा होगा। सही है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी के ऊपर आपको खाली मिल रहा है। तो विद इन सेकंड में सॉल्व हो गया। देखो न्यूमेरिक तरीके से सॉल्व करना ज्यादा आसान है। कोई बच्चा बोले सर ये तो मुश्किल तरीका है, भाई न्यूमेरिक तरीके से सॉल्व करना फिर भी आसान है एज कंपेयर टू, यहाँ पे आप फॉर्मूले अप्लाई करते कि भाई sin x की जगह पे आप लिखो 1 माइनस का cos x, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, या यहाँ पे आप एलसीएम ले लो कि भाई sin x जाके 1 + cos x से मल्टीप्लाई होगा, 1 + cos x 1 + cos x से मल्टीप्लाई होगा, फिर sin x जाके sin x से मल्टीप्लाई होगा, sin² x बन जाएगा, फिर आप पर्टिकुलरली फॉर्मुलास को अप्लाई करने को बढ़ जाओ। वो मुश्किल तरीका है। आसान तरीका यही है कि भैया आपने डायरेक्टली कोई भी एंगल सपोज करो जो आसान है, उसको पहले क्वेश्चन में डालो, वहां से एक आंसर निकाल लो, फिर बारी बारी ऑप्शन में डाल के चेक करो किस ऑप्शन के ऊपर सेम आंसर मैच कर रहा है, आपका करेक्ट आंसर आएगा। हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक बड़ी काम आती है। तो भाई मैंने आप लोगों को, अगर आप हमारी क्लासेस के अंदर बैठे हुए, तो क्लासेस का फायदा यही है कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स ना सिर्फ मल्टीपल टाइम कवर अप हो रहा है, बल्कि तमाम की तमाम जो नस्ट लेवल की ट्रिक्स हैं, ईकेट लेवल की ट्रिक्स हैं, वो सारी आपको सॉल्व करवाई जा रही हैं। प्लस जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग में मिलती है, प्लस आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। इधर आप नस्ट की तैयारी कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, कॉमसेट्स की कर रहे हो, एनटीएस की कर रहे हो, आपको अलग से फीस नहीं देनी किसी यूनिवर्सिटी के लिए, सबकी तैयारी आपकी कवर अप होगी। तो इंशाअल्लाह ताला जबरदस्त आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।